हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब और सलाम। मुझे पूरा यकीन है आपने मेरी एक्सप्लेनेशन को उतना ही मिस किया होगा जितना मैंने अपनी 2 सेकंड पहले देखी हुई रील को। खैर, फिर हाजिर हूँ, हमेशा की तरह एक धमाकेदार, झन्नाटेदार और थोड़ा दिमाग हिला देने वाला ड्रामा एक्सप्लेनेशन लेकर। सोचिए जरा, जिंदगी में हम कितनी बार ऐसी सिली मिस्टेक्स करते हैं कि फिर ऊपर वाले से रो रो कर कहते हैं, हे भगवान, रिवाइंड बटन दबा दो ना, ताकि अपनी बेवकूफियों को डिलीट कर सके। पर भाई साहब, अगर गलती आने वाले टाइम में होने वाली हो तो बस यही तो है इस बार का टाइम ट्रैवल वाला ट्विस्ट। हमारी फीमेल लीड पास्ट में नहीं, सीधा फ्यूचर में लैंड करती है। अब देखना ये है कि क्या वो अपने फ्यूचर वाले हस्बैंड, अपने क्यूट से बेटे और अपनी पूरी फैमिली को बिखरने से बचा पाती है या नहीं। और इस पूरी खिचड़ी की शुरुआत होती है एक पुलिस स्टेशन से, जहां हमारी हीरोइन जिया एक छोटे से अनजाने बच्चे के साथ पहुंचती है। पुलिस अंकल पूछते हैं, मैडम क्या प्रॉब्लम है? और जिया कहती है, प्रॉब्लम? अरे इतनी बड़ी प्रॉब्लम दिख नहीं रही आपको? ये बच्चा कब से मेरे पीछे पड़ा है। कहता है, मैं इसकी मम्मी हूँ। मुझे तो लगता है ये कोई छोटा फ्रॉड गैंग है जो इस मासूम को पैसे के लिए यूज कर रहा है। पकड़ो इन्हें तुरंत। और उधर से बच्चा कहता है, पुलिस अंकल, मैं झूठ नहीं बोल रहा, मेरी मम्मी पागल हो गई है। अब चलिए देखते हैं इस तूफानी कहानी की शुरुआत कैसे हुई। जिया भीड़ भरे रास्ते में बेहोश पड़ी थी। जैसे ही होश आया, उसने सबसे पहले सोचा, हाय, कल रात की पार्टी कुछ ज्यादा ही लंबी नहीं हो गई क्या? अब तो क्लास के लिए भी लेट हो जाऊंगी। इतने में वही बच्चा उसका हाथ पकड़ लेता है। मम्मी, आप मुझे छोड़कर कहाँ जा रही हैं? जिया ने आंखें फाड़कर देखा और बोली, एक्सक्यूज मी बेटा, तुम्हें जरूर कोई हैवी वेट गलतफहमी हुई है। मैं तुम्हारी मम्मी कैसे हो सकती हूँ? मुझे तो अभी खुद अपना कॉलेज ढूंढना है। वो आसपास के लोगों से पूछती है, भाई साहब, ये बच्चा आप में से किसी का तो नहीं? पर सब लोग इनकार करते हैं और उसे ही शक भरे नजरों से घूरने लगे थे। पुलिस वाले ने माथा खुजाते हुए कहा, ठीक है, पर इसके लिए आपको बाकायदा एफआईआर करनी पड़ेगी। अपना नाम और उम्र बताइए। जिया बोली, मैं 18 साल की हूँ अंकल। बस पुलिस का चेहरा ऐसा हो गया जैसे किसी ने फ्री में डेटा लिमिट खत्म कर दी हो और वाईफाई भी बंद कर दिया हो। जिया बोली, अब ऐसे क्या घूर रहे हैं? हाँ, मुझे पता है, मैं 18 से भी यंग लगती हूँ, बचपन से ब्यूटी प्रोडक्ट्स की फैन जो हूँ। पर पुलिस इसलिए हैरान थी क्योंकि वो 18 की तो टोटल अपोजिट लग रही थी। अब बारी बच्चे की। उसने अपना नाम बताया, शेन, और बोला उसके डैड का नाम युवान है, जो बहुत बड़े बिजनेसमैन है। जिया के मुंह से निकला, क्या युवान? क्योंकि उसका वो बचपन वाला दोस्त जो हर वक्त उसकी नाक में दम करता था, वही खड्डूस युवान था। पर उसने सोचा, नहीं, ये बस इत्तेफाक है, वरना इसका मतलब तो ये हुआ कि उसने 14 साल की उम्र में फिर खुद ही बोली, ना बाबा, ऐसा कुछ वो मुझे बिना बताए करने की हिम्मत कर ही नहीं सकता। उधर युवान को जैसे ही अपनी बीवी और बेटे की खबर मिली, वो करोड़ों की प्रोजेक्ट मीटिंग छोड़कर सीधा पुलिस स्टेशन पहुंच गया। जिया बोली, चलो देखते हैं कौन है ये आदमी जो इन बच्चों से ये सस्ता वाला ड्रामा करा रहा है। दरवाजा खुला और सामने वही, उसका चड्डी बड़ी यूए कहे तो युवान खड़ा था। बस अब तो जिया की हंसी छूट गई दूर। तू किसी नाटक में वो हॉट डेविल सीईओ का रोल कर रहा है क्या? ऐसे सूट बूट में क्यों घूम रहा है? लग रहा है जैसे अभी किसी एड के शूट से आया हो। युवान ने उसे टोटल इग्नोर किया और पुलिस से बोला, ये मेरी वाइफ और बेटा है। जिया तो जोर जोर से हंसने लगी, भला मैं इसकी मम्मी कैसे हो सकती हूँ? तुम्हारा दिमाग तो पूरा गरम तेल में फ्राई हो गया है क्या? युवान बोला, क्यों? अब ये भी कहोगी कि हम 26 साल से एक दूसरे को नहीं जानते? जिया, 26 साल? पर हम तो 18 के हैं। तभी उसने मोबाइल देखा, कैलेंडर पर लिखा था साल 2025, न कि 2017। वो बोली, यानी मैं टाइम ट्रैवल करके फ्यूचर में पहुंच गई हूँ और मैंने तुमसे शादी की है, वो भी तुमसे, फुड्डू राम से। मेरी सारी अच्छी किस्मत इसी के साथ चिपक गई क्या? फिर फ्लैशबैक स्कूल के वो दिन जब जिया कहती थी, सारा दिन फोन में लगे रहते हो, पढ़ाई कौन करेगा? अगर तुम पर लिखकर कोई रिच बिजनेसमैन नहीं बनेगा तो मेरे खर्चे कौन उठाएगा? तुम्हारा बाप। और आज वही भोंदू दोस्त सच में रिच सीईओ बन गया था। देखो किस्मत का खेल। अब जिया पूरे रास्ते हंसती जा रही थी। मतलब फ्यूचर में मेरा एक रिच हस्बैंड होगा और मैं भी कारों में घूमूंगी। वाह, मेरी तो लॉटरी लग गई भाई, लाइफ सेट है। तभी शैन ने पापा से पूछा, डैडी, मम्मी ऐसा क्यों बोल रही हैं कि वो मेरी मम्मी नहीं है? युवान बोला, जिया, तुम किसके साथ क्या करती हो मुझे फर्क नहीं पड़ता।
करता, पर अगली बार अपने बॉयफ्रेंड से मिलने जाओ तो शैन को मत ले जाना, कम से कम बच्चों को तो बख्श दो। जिया बोली, क्या मतलब फ्यूचर में मेरा किसी और आदमी से अफेयर भी होगा, यानी मेरी लाइफ में डबल मजे? उसने बेटे से कहा, बेटा आओ मम्मी से बात करो। शैन बोला, डैडी मम्मी तो कभी मुझसे इतनी प्यार से बात नहीं करती, मुझे तो डर लग रहा है कहीं मम्मी अंदर कोई चुड़ैल तो नहीं घुस गई जो मीठी बातें करके बच्चों को खा जाती है। दोस्तों, पुलिस स्टेशन का झोल तो खत्म हुआ, पर असली हंगामा तो अब शुरू होना था। जैसे ही हमारी जिया मैडम अपने पति युवान के आलीशान मेंशन में पहुंची, तो उनकी आंखें तो फटी की फटी और मुंह खुला का खुला रह गया। उसने सोचा, हाय, इस शानो शौकत को देखकर मेरा दिल गार्डन गार्डन हो गया। जरूर मैंने पिछले जन्म में लॉटरी का टिकट खरीदा होगा, तभी मेरी किस्मत इतनी धमाकेदार चमकने वाली है। और ये मैडम सुनने में कानों को कितनी मखमली तसल्ली मिल रही है। आहा! और युवान वो तो उसे टोटल इग्नोर करके सीधा अपने बेटे को लेकर अंदर निकल लिया, जैसे जिया वहाँ कोई एक्स्ट्रा सामान हो। जिया की नजर अंदर आते ही एक पेंटिंग पर पड़ी। वो बोली, हाइला यूवी, ये तो उसी म्यूजियम की पेंटिंग है ना जहाँ मैं तुम्हें स्कूल बंक करके लेकर गई थी। पर ये करारो की पेंटिंग हमारे घर में क्या कर रही है? इसका मतलब हमारा फ्यूचर बैंक बैलेंस के मामले में सुपर हिट है। युवान अब भी एकदम शांत खड़ा था, जैसे कुछ सुना ही न हो। जिया ने फिर से कहा, मानना पड़ेगा यूवी, किससे पता था मेरा वो दोस्त जिसकी बचपन में हमेशा नाक बहती रहती थी, वो आगे चलकर इतना मालदार सीईओ बन जाएगा। टिश्यू पेपर के बजाय अब नोटों से नाक पोंछेगा क्या? इतना कहते ही जिया ने फट से उसके बट पर एक चमाट मार दी और बस युवान, उसका बेटा शेन और वहाँ मौजूद सारी मेट्स एकदम शॉक हो गई। सबकी आंखें ऐसे बाहर आ गईं जैसे किसी ने अचानक 50% सेल लगा दी हो। जिया घबराते हुए मुंह पर हाथ रखकर बोली, सॉरी, वो क्या है ना, पुरानी आदत है प्यार से मारने की। युवान गुस्से में उसकी तरफ आया, बोला, अब तुमने ये कौन सा नया नाटक शुरू कर दिया? तुम डिवोर्स लेने के लिए कुछ भी करोगी क्या? जिया ने तब उसे बताया कि वो टाइम ट्रैवल करके फ्यूचर में आ गई है। तो युवान और भी भड़क गया, सोचने लगा कि जिया डिवोर्स लेने के लिए ये सब बेतुकी कहानियां कर रही है। जिया ने सोचा, भाई वाह, मेरी लाइफ तो सेकंड बाय सेकंड और भी हसीन होती जा रही है। तो ना सिर्फ मेरा अफेयर चल रहा है, बल्कि मैं डिवोर्स भी ले रही हूँ। वैसे देखा जाए तो ये इतना भी शॉकिंग नहीं है, बचपन से ही हम दोनों सिर्फ लड़ते झगड़ते आए हैं। और फिर फ्लैशबैक स्कूल के वो दिन जब जिया उसकी टांग खींचते खींचते उसकी पैंट ही उतार देती थी। युवान चिल्लाते हुए उसके पीछे भागा और ऐसे ही देखते देखते वो बर्थडे भी हो गए। पर तब भी कुछ नहीं बदला, क्योंकि अब युवान उसकी किताबें बदलकर उससे तंग करता। जिया उससे पीटने के लिए उसके पीछे भागती और युवान बेचारा थकर पैर के पास आ जाता। पर जैसे ही वो वहाँ से जाने की कोशिश करता, खुद को छुड़ा नहीं पाता, क्योंकि जिया ने पैर पर फेविक्विक जो लगा दिया था, उसी दिन को याद कर जिया खिलखिलाकर हंस पड़ी। तो युवान चिल्लाया, तुम्हें ये सब फनी लग रहा है? पर जिया तो उसे कुछ समझाने की हालत में थी ही नहीं और खुद ये समझ चुकी थी कि उसकी टाइम ट्रैवल की बात पर युवान क्या, कोई हॉलीवुड डायरेक्टर भी बिलीव नहीं करेगा। इसलिए उसने एक मास्टर प्लान बनाया और झूठ बोला, शायद मुझे अमनेसिया हो गया है यूवी, होश आने के बाद से मुझे पिछले 8 सालों में क्या हुआ कुछ भी याद नहीं। मैं तो पुलिस स्टेशन में भी यही सोच रही थी कि मैं 18 साल की हूँ और अब तक मिस इंडिया बन गई हूँ। युवान को तब एहसास हुआ कि जिया उससे यूवी कहकर पुकार रही थी, जैसा कि वो पहले किया करती थी, और न जाने कितने साल हो गए थे उसके मुंह से ये यूवी शब्द सुने। जिया बोली, देखो, मुझे तो ये भी याद नहीं कि मेरा अफेयर किसके साथ चल रहा है, इसलिए रिलैक्स यार, अगर हमारा डिवोर्स हुआ भी तो मैं उस आदमी के पास थोड़ी ही जाऊंगी। युवान बोला, इसका मतलब तुम अब भी डिवोर्स लेना चाहती हो? जिया ने कहने की कोशिश की, मैंने ऐसा कब कहा? पर तभी युवान बोला, तुम्हें क्या मैं पालतू कुत्ता लगता हूँ जिया, जो तुम्हारे एक इशारे पर टॉमी सिट बोलोगी तो बैठ जाऊंगा और टॉमी गो बोलोगी तो चला जाऊंगा। माना कि ये शादी तुम्हारा आइडिया था, पर एक बात कान खोलकर सुन लो, मैं तुम्हें डिवोर्स कभी नहीं दूंगा। तभी उनका बेटा शेन वहाँ आया। जिया उसके पास गई। युवान ने आखिरी बार उसे फिर से अपने लवर से मिलने हमारे बेटे को लेकर गई, तो इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। युवान अपने बेटे को लेकर चला जाता है और जिया के लिए छोड़ जाता है दर्जनों सवाल और एक बाल्टी भर टेंशन। हे भगवान, भला मैं इतनी बुरी वाइफ और मॉम कैसे बन गई? और खुद को मिरर में देखते हुए बोली, ईव, मेरे स्टाइल और ड्रेसिंग सेंस को भी किसी की बुरी नजर लग गई है क्या? क्योंकि मैं तो पूरी वंपायर वैम्प लग रही हूँ। पर मानना पड़ेगा, 8 साल बाद भी मैंने अपनी फिगर धांसू मेंटेन करके रखी है। बोले तो एकदम झकास। अगले दिन शेन युवान से कहता है, डैडी, मम्मी आज थोड़ी डिफरेंट नहीं लग रही हैं। युवान ने पूछा, वो कैसे? और तभी एंट्री हुई जिया की, जो आज बिल्कुल वही पुरानी वाली उसकी जिया लग रही थी। न कोई अजनबी जो कहने के लिए उसकी बीवी थी, पर असल में एक ही छत के नीचे रहने वाली एक अजनबी बन चुकी थी। पर युवान के मन में
फिर से शका कीड़ा कुलबुलाया। कहीं उसके लवर ने तो उसे यूं सजने संवरने को नहीं कहा है। तभी जिया शेन के पास आई तो वो घबराने लगा, मानो वो उसे मारने या डांट लगाने वाली हो, जबकि वो तो असल में बस उसका कॉलर ठीक कर रही थी। मासूम बच्चे ने सवाल किया, मम्मी क्या आप सच में बदल गई हैं? जिसका जवाब जिया के पास नहीं था। युवान फिर उसे स्कूल छोड़ने चला जाता है। तभी एक मेड वहाँ आई तो जिया ने पूछा, क्या आप बता सकती हैं क्या युवी हमेशा काम में बहुत बिजी रहता है? ये सुन तो मेड के हाथ से बाल्टी ही गिर गई, क्योंकि 4 साल में पहली बार उसकी मेम साहब ने गेट लॉस्ट या गेट आउट के अलावा कोई और शब्द कहे थे। वो बोली, साहब आजकल कुछ ज्यादा ही बिजी रहते हैं, क्योंकि मैडम आपने मिस्टर कोल के कहने पर उनकी इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट्स की सारी डॉक्यूमेंट्स तो डिलीट कर दी थी। जिया ने हैरानी में पूछा, मैं भला ऐसा क्यों करूंगी? और ये मिस्टर कोल कौन है? मेड ने कहा, आप अपना फोन क्यों नहीं चेक कर लेती? जिया ने फोन उठाया, देखा कि हाँ, कोल नाम का एक नंबर उसके फोन पर सेव तो था। और हैरानी की बात ये थी कि वो उससे हनी और न जाने क्या क्या कहकर मैसेजेस करती थी, और जिस जगह उसे होश आया था उस दिन भी वो वहाँ कोल से मिलने वाली थी। इसका मतलब युवान सच कह रहा था, मैं सच में एक चीटिंग बाज और कैरेक्टरलेस औरत बन चुकी हूँ। पर इतना बदलाव आखिर कैसे? उसने इस कोल के बच्चे की तस्वीर देखी तो वो और भी शॉक हो गई। सोचा, ये तो वही अनाथ लड़का है जिसकी पढ़ाई को मेरी फैमिली ने स्पॉन्सर किया था। पर भला मैं अपने हैंडसम रिच पति को छोड़कर इस आदमी के प्यार में कैसे पड़ गई? मेरा दिमाग क्या घास चरने चला गया था क्या? उसे तो अब भी कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसने सोचा, मुझे किसी करीबी से इस बारे में बात करनी चाहिए। उसने ड्राइवर को अपने मॉम डैड के घर ले जाने का ऑर्डर दिया। जिया के मॉम डैड भी अच्छे खासे मेंशन में रहते थे, क्योंकि वो युवान जैसे अमीर न सही पर अमीर तो थे। पर ड्राइवर तो उसे कहीं और ही लेकर आ जाता है। बताता है कि पिछले 3 साल से आपके मॉम डैड तो यहीं रहते हैं मैडम। उसके डैड जैसे ही दरवाजा खोलते हैं और अपनी बेटी को खड़ा देख झट से दरवाजा बंद कर देते हैं। बीवी ने पूछा, क्या हुआ, कोई भूत देख लिया क्या? डैड बोले, हाँ लगता है भूत ही होगा। तभी जिया ने बाहर से आवाज लगाई तो मॉम के भी होश उड़ गए। उनका बस गिरना बाकी था। उन्होंने पूछा, कहीं मेरे कान तो नहीं बज रहे? ये हमारी जिया की आवाज थी ना। जिया जैसे ही अंदर आई, मॉम डैड वहाँ से भागने लगे, मानो सच में वो कोई सीरियल किलर वाला भूत हो। पर जिया उन्हें अपने गले से लगा लेती है। उसका दिल ये देख बैठा जा रहा था कि इन 8 सालों में उसके मॉम डैड आखिर इतने बुरे कैसे हो गए। रोना धोना खत्म हुआ तो वो फिर उनकी क्लास लेने लगती है। मॉम डैड, क्या आप दोनों अपना ठीक से बिल्कुल ख्याल नहीं रखते हैं? और वो यहाँ ऐसे टूटे फूटे घर में आखिर क्यों रह रहे हैं? उन दोनों ने उसे बताया कि उनकी सारी प्रॉपर्टी और सारा बिजनेस तो अब किसी और का हो चुका है, तो भला वो जाते भी तो कहाँ? जिया बोली, मैं भी तो जानूं, कौन है वो शख्स जिसने आपका ये हश्र किया है? आई शपथ, मैं उसको छोड़ूंगी नहीं, उससे तो मैं कच्चा चबा जाऊंगी। मॉम हिचकिचाहट से बोली, बेटा वो तुम ही तो हो। और फिर से एक फ्लैशबैक। जिया की शादी के बाद तो सब कुछ ठीक ही चल रहा था। युवान बेचारा तो जिया को पलकों पर बिठा कर रखता था, उसकी हर ख्वाहिश पूरी करता, और जिया के दिल में भी युवान के लिए इतना प्यार था कि जिया तभी पुरानी यादों की बातों पर ब्रेक लगा देती है। प्लीज मॉम, मैं और उस रोंधू से प्यार तो गधे हवा में उड़ने नहीं लग जाएंगे? एनीवे, आगे क्या हुआ वो बताओ। तो मॉम ने तब बताया कि सब कुछ शेन के जन्म के बाद बदल सा गया। वो न तो अपने बच्चे की केयर करती और न हस्बैंड की। और फिर पता चला कि तुम कोल को चाहने लगी हो, और इसीलिए उसने धोखे से अपने मॉम डैड का सब कुछ बेच दिया, ताकि उन पैसों से कोल अपना बिजनेस स्टार्ट कर सके। यहाँ तक कि घर को बेचकर जितने पैसे मिले थे, जिया ने तो उसे भी नहीं छोड़ा। इतना कुछ सुनने के बाद जिया से और रहा नहीं गया। उसने पूछा, किचन कहाँ है? मॉम ने कहा, आखिर तुम्हें किचन से क्या चाहिए? जिया ने कहा, चाकू या तो खंजर, ताकि मैं खुद को मार सकूं। पर भला उसके मॉम डैड उससे ऐसा थोड़े ही करने देते। इनफैक्ट उन्होंने बताया कि वो तो भला हो युवान का, आखिर उसने ही तो उन्हें रहने के लिए ये छत दी है। युवान तो उनका पुराना मेंशन भी खरीद कर उन्हें वापस करना चाहता था, पर जिया के मॉम डैड उसके और कर्जदार नहीं होना चाहते थे, वो भी तब जब उनकी बेटी ही उस पर चीट कर रही थी। ये सब सुन जिया का दिल पिघल गया। उसने मॉम डैड से भी यही झूठ बोला कि उसकी याददाश्त चली गई है। डैड बोले, लगता है जिया सच ही बोल रही है, वरना यूं अचानक वो हमसे मिलने थोड़ी ना आती। लगता है इसका ब्रेन वॉश हो गया है। मॉम ने पूछा, बेटा तो फिर क्या तुम अब भी उस कोल को पसंद करती हो? जिया बोली, ऑफ कोर्स नॉट मम्मी। अब अगर वो अचानक हमारे घर आ भी गया ना, तो मैं अपने इन बैले ट्रेन पैरों से उसे ऐसा लात मारूंगी कि वो सारी जिंदगी याद रखेगा। तभी उसकी नजर अपनी पुरानी फोटो पर पड़ी तो उसने पूछा, वैसे मैं अब बहुत टैलेंटेड बैले डांसर तो बन चुकी होंगी ना, जैसा मैं हमेशा से बनना चाहती थी। मॉम ने तब बताया कि उसे तो डांस किए न जाने कितने साल हो गए हैं। इनफैक्ट जिया जो संतरा अभी खा रही है, ये भी कई सालों बाद खा रही थी। जिया की पसंद नापसंद इतनी बदल गई थी मानो वो कोई दूसरी इंसान ही बन चुकी हो। जिया ने सोचा, कोई आखिर इतना कैसे बदल सकता है? जरूर किसी चुड़ैल ने मेरी बॉडी हाईजैक कर ली होगी।
होगी। एनीवे, अब जब मैं वापस आ ही गई हूँ तो वो फिर अपना फोन लेकर न्यू ट्रेंडिंग डांस मूव्स की प्रैक्टिस करने लगती है, क्योंकि 2017 के डांस मूव्स तो बहुत ओल्ड फैशन हो गए हैं ना। और उसके मॉम डैड उसे वापस पहले जैसा देखकर बहुत खुश थे। इस तरफ सेक्रेटरी आकर युवान को बताता है कि कल उन्हें लायन सिटी के लिए रवाना होना पड़ेगा, क्योंकि उन्हें एक होटल अपने नाम करने जाना है। और एक बात, जिया मैडम की भी आज रात लायन सिटी की फ्लाइट है। सुना है वो वहाँ कोल से मिलने जा रही है। युवान ने सोचा, हाँ, मैं भूल कैसे गया कि वो कोल को कितना चाहती है। उसने जिया के मॉम डैड को फोन लगाया तो वो उससे डिनर पर आने को कहते हैं। बताते हैं कि जिया अब पहली जैसी हो गई है। तो युवान बोला, उसकी बातों में मत आओ मॉम, वो आज कोल से मिलने फ्लाइट लेकर दूसरे शहर जा रही है। हम सबको बेवकूफ बना रही है वो। तभी जिया ने फोन में देखा कि उसकी आइडल एना का कल लास्ट शो है लायन सिटी में। तभी फोन में रिमाइंडर बजा कि आज उसी शहर की उसकी फ्लाइट भी है। उसने सोचा, जरूर एना के शो के लिए ही मैंने ये फ्लाइट बुक की होगी। मैं कितनी कूल हूँ। उसने अपनी मॉम डैड से कहा, मैं चलती हूँ मॉम, मेरा पहला प्यार मेरा इंतजार कर रहा है। इतना कहकर वो चली गई वहाँ से। घर लौटकर जिया अपना सामान पैक कर रही थी कि शेन बेचारा मासूम सा पास आया और बोला, मम्मी, क्या आप सच में हमें छोड़कर जा रही हैं? क्या आप कभी वापस नहीं आएंगी? जिया एक पल के लिए उसके सवाल से शॉक हो गई। बोली, नहीं तो तुम्हें ऐसा किसने कह दिया? मैं तो एक जरूरी मिशन पर जा रही हूँ, बस 2 दिन में घर लौट आऊंगी बेटा। शेन ने पूछा, तो क्या मैं आपके साथ चल सकता हूँ मम्मी? पर जिया ने सख्त लहजे में उसे अपने कमरे में जाने को कहा। बेचारे शेन का चेहरा तो ऐसा लटक गया जैसे किसी ने उसकी चॉकलेट छीन ली हो। तभी जिया पीछे से बोली, जाओ और जल्दी से अपना सामान पैक कर लो। शेन खुशी में झूम उठा ये सुनकर। इधर युवान घर आया तो मेड ने बताया कि जिया मैडम शेन बाबा को अपने साथ ले गई है। युवान ने फौरन अपने आदमी को फोन लगाया। बोला, मैं लायन सिटी कल नहीं अभी जा रहा हूँ, प्राइवेट जेट निकालो। इस तरफ जिया और शेन भी नए शहर में अपने होटल पहुंची ही थे जब शेन को जोरों की सुसु लग जाती है। जिया बोली, बेटा, मैं तुम्हारे साथ मेल बाथरूम नहीं जा सकती ना, मम्मी की भी कुछ लिमिट्स होती हैं। उसने स्टाफ से मदद मांगी। कहा, मैं बाहर ही तुम्हारा वेट करूंगी, ओके? और शेन के जाते ही उसकी मुलाकात वहाँ कोल से हुई। कोल ने तो अब बेटा आदमी बनकर जिया को भाव देना बंद कर दिया था। कोल बोला, ओह, तो मेरा पीछा करते करते तुम यहाँ तक भी पहुँच गई। जिया के लिए पहले तो उसे पहचानना थोड़ा मुश्किल हुआ। फिर बोली, अच्छा, तो तुम ही वो धोखेबाज चीटरबाज कोल के बच्चे हो ना, मुझसे पैसे एंड कर अब मुझे ही एटीट्यूड दिखा रहे हो। पता नहीं मैंने तुम में ऐसा क्या देखा था। गधे की पूंछ भी तुम्हारे चेहरे से ज्यादा खूबसूरत होती है। उसके एम्प्लॉयज की हंसी छूट गई ये सुनकर। तभी उसी होटल में युवान भी पहुंचता है। दिल में डर था कहीं वो जिया को उस कोल के साथ कुछ ऐसा करते न देख ले कि फिर कभी उससे मूव ऑन ही न कर पाए और न उससे माफ। युवान ने सोचा, हे भगवान, मेरी आंखों पर पट्टी बांध दो। उसने अंदर कदम रखा ही था जब उसकी नजर सीधा जिया और उसके लवर कोल पर गई। पर शॉकिंग बात ये थी कि वो उसे प्यार नहीं कर रही थी, बल्कि सबके सामने उससे कस के थप्पड़ लगा रही थी। इतनी जोर का कि उसके आंखों के सामने अंधेरा छा गया। तभी होटल का मैनेजर डॉक्यूमेंट्स लेकर आया। कोल बोला, जानना नहीं चाहती हो मैं यहाँ क्या करने आया हूँ? तुम्हारी ये डैड की प्रॉपर्टी मैं आज एक बहुत ही पावरफुल बिजनेसमैन को बेचने वाला हूँ। इसके बाद मैं और भी अमीर बन जाऊंगा और तुम्हारे बेचारे डैड और भी गरीब। मेरा तो नया साल, नया बिजनेस सब सेट है। एनीवेज, तुम्हें ये कफलिंग तो याद है ना? लाखों की है, तुमने ही मुझे गिफ्ट दी थी। इसे मैं तुम्हें वापस भीख में दे रहा हूँ। इसे बेचकर तुम्हारे मॉम डैड का घर कुछ महीने तो चल ही जाएगा। पर वो कफलिंग सीधे आकर युवान के कदमों में आ गिरी। जिया उससे वहाँ देख शॉक थी। पूछा, तुम यहाँ कैसे? कोल बोला, लगता है तुम्हारे हस्बैंड को मेरी छोड़ी हुई चीजें काफी पसंद है। देखो ना, तुम उसके साथ रहना नहीं चाहती और वो तुम्हें अब भी डिवोर्स देना नहीं चाहता। युवान उसका मुंह तोड़ने आगे बढ़ा पर जिया ने उसे रोक लिया। बोली, पागल कुत्तों से दूर रहो युवे, उसने काट दिया तो फिर 14 इंजेक्शन लेने पड़ जाएंगे। कोल चिल्लाया, तुमने मुझे कुत्ता कहा? जिया बोली, उप्स, मैंने कुत्तों की इंसल्ट कर दी ना। वो तो वफादार होते हैं, तुम जैसे नहीं जो सिर्फ हड्डी के पीछे भागते हैं। कोल उसे सबक सिखाने आगे बढ़ा तो युवान सामने आ गया। कहा, जानना नहीं चाहते? तुम आज वो बिजनेस डील किसके साथ साइन करने वाले हो? मैनेजर ने युवान को डॉक्यूमेंट्स दी क्योंकि उसका क्लाइंट और इस होटल का न्यू ऑनर आखिर वही तो है। कोल चिल्लाया, मैं बाकी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स से बात करूंगा, तुम्हें ये होटल हरगिज नहीं दूंगा। पर तभी मैनेजर कोल का हाथ के खुद की नाक पर पंच करता है और फिर रोने की एक्टिंग करने लगा कि मिस्टर कोल ने उसका असॉल्ट किया है। तो क्योंकि अब वो उस होटल का ओनर नहीं रहा, सिक्योरिटी कोल को ही धक्के मार के होटल से बाहर कर देती है। मैनेजर ने युवान को सलाम ठोकी। अब मोगैम्बो तो बहुत खुश हो चुका था। उसने मैनेजर को सीधा होटल का डायरेक्टर बना दिया और उसकी सैलरी भी दुगनी कर दी। मैनेजर खुश होकर युवान का रूम
बढ़िया से रेडी करने के लिए चला गया। जिया बोली, ओ ये होए यूवी, तुम तो बकरी के भेष में भेड़िए निकले और मैंने तुम्हें क्या क्या समझ रखा था। तभी उनका बेटा शेन वहाँ आया। डैडी आप यहाँ क्या कर रहे हैं? जिया फुसफुसाई, तुम्हारे डैडी हमारा पीछा कर रहे थे, एक नंबर के जासूस है ये। युवान ने कहा, जी नहीं, मैं यहाँ काम से आया था तभी असिस्टेंट आया। बोला, ये लीजिए सर, एना के शो की वीआईपी टिकट्स। जिया ये सुन छोटी बच्ची की तरह खुशी में झूमने लगी। बाद में वो कोल की फेंकी हुई कफलिंग की प्राइस सर्च करती है और यूवी से कहा, हाइला यूवी, ये तो सच में लाखों की है। युवान बोला, तुम्हें बच्चों की तरह यूं पैसों को लेकर खुश होते हुए बरसों बाद देख रहा हूँ। क्या तुमने सच में अपनी याददाश्त खो दी है? जिया हंसकर बोली, और नहीं तो क्या, मैं झूठ ही बोल रही हूँ। युवान ने फिर उससे स्कूल के दिनों के कुछ सवाल पूछे, जैसे लास्ट पेपर में सवाल कौन से चैप्टर से आया था और जवाब क्या था, क्योंकि जिस लड़की को पढ़ाई से सख्त नफरत है उसे तो ये सब हरगिज याद नहीं रहेगा। पर जब उसने मक्खन की तरह उसे जवाब दिया मानो वो कल की ही एग्जाम देकर निकली हो, युवान पूरी तरह से शॉक रह गया। शेन बोला, मम्मी डैडी आप दोनों पढ़ाई की बातें कर रहे हैं तो मुझे इतनी नींद क्यों आ रही है? जिया बोली, हाय मेरा बच्चा, नजर न लग जाए तुझे, क्योंकि तू बिल्कुल मुझ पर गया है। पढ़ाई की बात से मुझे भी बहुत नींद आती थी। शेन ने पूछा, मम्मी क्या आज रात मैं आपके साथ सो सकता हूँ? जिया बोली, इसमें पूछने की क्या बात है बेटा। युवान ने तब बताया कि उसके पैदा होने के बाद आज तक तुमने कभी उसे अपने पास नहीं सुलाया। युवान की आवाज में दर्द साफ था। जिया ने सोचा, लगता है अगर वर्ल्ड की वर्स्ट मॉम का अवार्ड होता तो वो श्योर मुझे ही मिलता। जिया बोली, बेटा अब से तुम जब तक चाहो मेरे साथ सो सकते हो, कहे तो जब तक तुम 20 के नहीं हो जाते। फाइनली होटल रूम में जिया अपने बेटे को सुला देती है। युवान तब भी किसी गहरी सोच में घूम रहा था तो जिया ने पूछा, ये पूरा होटल तुम्हारे नाम पर है ना? तो तुम यहाँ खड़े खड़े क्या देख रहे हो? तभी शेन नींद में चिल्लाने लगा, प्लीज मम्मी मुझे छोड़ देकर मत जाओ, मैं गुड बॉय बनकर रहूंगा, प्लीज मम्मी। शेन की नींद में सिसकियां सुन जिया घबरा गई। युवान ने बताया कि उसकी कोल्ड एटीट्यूड की वजह से शेन 2 साल से इमोशनल ट्रॉमा से गुजर रहा है। अक्सर उससे यूं पैनिक अटैक होने लगते हैं। वो तो डॉक्टर को फोन करने जा ही रहा था कि जिया प्यार से उसके सर को सहलाने लगी। बोली, बेटा मम्मा यही तुम्हारे पास है और मम्मा तुम्हें छोड़ देकर कहीं नहीं जाएगी। और शेन फिर से शांत हो गया। युवान तो एक पल के लिए हैरान हो गया ये देखकर, क्योंकि अक्सर जब उसे बुरे सपने आते थे जिया ठीक इसी तरह उससे भी सहलाया करती थी। जिया बोली, इसी से साबित होता है कि शेन बिल्कुल तुम पर गया है और ये हेड मसाज की टेक्निक मैंने बचपन में तुम्हारी माँ से ही तो सीखी थी। युवान ने पूछा, तुम्हें ये सब अब भी याद है? जिया बोली, हाँ, आखिर मैं भूल कैसे सकती हूँ, मेरी मेमोरी इतनी भी कमजोर नहीं ताकि रात को उनको फिर से कोई परेशानी न हो। युवान सोफे पर ही सोने का फैसला करता है। जिया ने कहा, अगर तुम वहाँ अनकंफर्टेबल महसूस कर रहे हो तो यहाँ बेड पर आकर भी सो सकते हो। इससे पहले युवान कोई जवाब देता जिया खुद ही बात को घुमा देती है। पर थोड़ी देर बाद युवान शावर लेकर निकला और चुपचाप बिना कोई आवाज किए अपने बेटे के पास लेट गया। पर जिया तो अब भी सोई नहीं बल्कि जाग रही थी। उसे देख सोचने लगी, वैसे इन 8 सालों में यूवी न केवल पहले से मैच्योर बल्कि काफी हैंडसम भी हो गया है। उसकी जॉलाइन तो देखो सीधे दिल पर वार कर रही है। युवान ने कहा, तुम इतना चीखो चीखो कर क्या सोच रही हो? जिया बोली, यही कि तुम अब बिल्कुल ग्रीक गॉड लगते हो। लगता है मैंने कोई हॉटपति वाला जैकपॉट जीत लिया है। वैसे वो लाके याद है तुम्हें जिनकी तुमने जम के पिटाई की थी क्योंकि उन्होंने बिना परमिशन तुम्हारी फोटो खींची थी? युवान ने तब बताया कि उसने उन लड़कों को इसलिए मारा था क्योंकि वो चोरी छुपे जिया की फोटोज क्लिक कर रहे थे। जिया का दिल एक बार फिर से पिघल गया। बोली, इसी बात पर थैंक यू तो बनती है, कफलिंग को बेचकर जो पैसे मिलेंगे उसमें से आधे तुम्हारे। युवान ने कहा, तुमने मेरे पैसों से ही उसे वो कफलिंग खरीद कर दी थी। जिया ये सुन तो जिया के मन में बस एक ही ख्याल आया, हे भगवान, मुझे तो चुल्लू भर पानी में डूबकर मर जाना चाहिए और वो भी सेल्फी लेते हुए। अगले दिन जिया की आंखों से तो गंगा जमुना बह निकली जब उसने अपनी आइडल का आखिरी स्टेज परफॉर्मेंस देखा। दिल में अफसोस का पहाड़ टूट पड़ा कि उसका बचपन का सपना अधूरा ही रह गया। वो अब कभी एना जैसी फेमस डांसर नहीं बन पाएगी। तभी युवान ने कहा, तुमने डांस छोड़ने का डिसीजन बना ही लिया है तो मैं घर के डांस स्टूडियो को होम थिएटर बनाने के बारे में सोच रहा हूँ। जिया ऐसे उछली जैसे किसी ने उसके पैर के नीचे बम रख दिया हो और चिल्लाई, क्या हमारे घर में डांस स्टूडियो भी है? युवान ने मासूमियत से कहा, हाँ तुम्हारा खुद का, पर तुम्हें उससे यूज किए बरसों हो गए हैं। जिया ने तब फैसला किया कि उसकी बॉडी को हाईजैक करने वाली चुड़ैल ने उसकी लाइफ को लेकर जो भी डिसीजन लिए हो वो अब फिर से पहले जैसे अपने पैशन को फॉलो करेगी। और जब घर में अपना खुद का एक डांस स्टूडियो हो तो क्या ही कहना, अब तो नाच नाच कर पड़ोसियों को भी नचाएगी। शेन ने पूछा, पर डैडी हमारे घर में तो होम थिएटर का कमरा पहले से है ना?
युवान ने बेटे को चुप रहने का इशारा किया। आखिर किसी झूठ से अगर किसी का अच्छा होता है तो वो झूठ अच्छा होता है, खासकर जब बीवी खुश हो। तभी जिया ने शेन से कहा, और तुमने अपने बोरिंग डैड जैसे कपड़े क्यों पहने हैं? लग रहा है तुम किसी इम्पोर्टेंट मीटिंग में जाने वाले हो। चलो आज मम्मी तुम्हें शॉपिंग करवाएगी। वो तीनों मिलकर फिर एक शॉपिंग मॉल आए। जिया ने पूछा, मैं जितनी चाहे उतनी शॉपिंग कर सकती हूँ ना? युवान ने हंसते हुए कहा, हाँ 8 से 10 आराम से मैनेज हो जाएगा। जिया ने कहा, 8 से 10? ना बाबा, 4 से 5 काफी रहेगा। युवान बोला, मेरा मतलब हम ऐसे 8 से 10 शॉपिंग मॉल आराम से खरीद सकते हैं। जिया का मुंह खुला का खुला रह गया, जैसे कोई मछली पानी से बाहर आ गई। को शॉपिंग के लिए 50 मिलियन, मतलब इतना पैसा कि एक छोटा देश खरीदा जा सके, ट्रांसफर करता है। मैसेज की ऑडियो सुन वहाँ मौजूद सब लोग ऐसे चौंक गए जैसे उन्होंने भूत देख लिया हो। भला ये आदमी है या कोई जिन जो नोटों की बारिश करा रहा है? और लोग सोचने लगे, काश मेरा पति भी ऐसा होता। फाइनली उनकी शॉपिंग ऐसे पूरी हुई जैसे किसी ने मॉल खाली कर दिया हो। और वो दोनों जैसे ही घर आए, मेड उन्हें रिसीव करने बाहर पहुंची तो जिया ने कहा, अरे वाह हेबी, खाने की महक तो दरवाजे तक आ रही है। मेड की आंखों में तो आंसू ऐसे आ गए जैसे प्याज काट रही हो। आखिर लाइफ में पहली बार जिया ने उसकी खाने की तारीफ जो की थी। जिया ने उन्हें शांत करने के लिए कहा, देखो तो मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट भी लाई हूँ। मेड का रोना तो तब और लाउड हो गया। बोली, मैडम आप मुझे नौकरी से निकाल रही है ना, इसलिए मुझे ये फेयरवेल गिफ्ट दे रही है। जिया ने जैसे तैसे बात संभाली ही थी कि तभी उसके फोन पर मैसेज आया, नाम बेस्टी करके सेव था। बोल रही थी, बेबी आज हम कॉफी पर मिल रहे हैं ना, मैं पेरिस से तुम्हारी फेवरेट परफ्यूम लेकर आई हूँ। जिया ने वो मैसेज युवान को ऐसे दिखाया जैसे कोई एलियन मिल गया हो। पूछा, ये वही लिली की बच्ची है ना जिससे बचपन में मेरा हमेशा 36 का आंकड़ा रहता था? मैं इसकी बेबी कब से बन गई? युवान ने कहा, जब से वो तुम्हारी डार्लिंग, आई मीन जब से तुम दोनों बेस्ट फ्रेंड्स बने हो। ये सुन जिया इतनी शॉक्ड हो गई मानो उसे 100 वोल्ट का झटका लगा हो। वो उससे मिलने तो गई पर किसी भी एंगल से पहचान नहीं पाई, क्योंकि उसने इतनी प्लास्टिक सर्जरी जो करा रखी थी, लगता है डॉक्टर ने उसे नया चेहरा दे दिया। वो बोली, कहे तो मैं तुझे अपने डॉक्टर का नंबर दूं? तेरा हस्बैंड तुझे घास नहीं डालता, क्या पता वो तेरे चेहरे से बोर हो गया हो। जिया बोली, नो थैंक यू, मुझे फेक चीज और लोगों से सख्त नफरत है। वैसे हस्बैंड से तेरा मतलब युवान से है क्या? लिली बोली, ऑफ कोर्स नॉट, मैं तो कोल की बात कर रही हूँ। तू तो उसे ही अपना हस्बैंड मानती है। और ये ले तेरी फेवरेट परफ्यूम, पूरे 3 लाख की है। अब जल्दी से मुझे पैसे ट्रांसफर कर दे बस। जिया ने बोतल खोली, कहा, छी इतनी गंदी स्मेल, और वो भी 3 लाख की। इससे अच्छी तो मेरे घर की फिनाइल की खुशबू है। बिल कहाँ है, दिखाना जरा। लिली ने तब बताया कि ये परफ्यूम तो असल में कोल को पसंद है, इसीलिए जिया ने उसे लाने को कहा था। और रही बिल की बात, पहले तो कभी उसने यूं बिल नहीं मांगा, तो आज क्यों? जिया ने सोचा, तो मैं शुरू से इस लिली की बच्ची के पीछे अपने हस्बैंड की मेहनत की कमाई उड़ाया करती थी ताकि वो अपना नोज जॉब करा सके। जिया उसे बोतल के 300 रुपए देकर वहाँ से ऐसे चली जाती है जैसे उसे कोई भूत पकड़ रहा हो। लिली चिल्लाती रही, अरे खाने के पैसे तो देती जा, मेरा तो बिल आ गया। पर जिया ने मन बना लिया था कि पैसों को सही से इस्तेमाल करने का वक्त आ गया है। उसने युवान को फोन लगाया, पूछा, उस दिन तुमने जो 50 मिलियन दिए थे उसमें से जो पैसे बच गए हैं, क्या मैं उसे अपनी तरह जैसे चाहे यूज कर सकती हूँ? युवान ने कहा, ऑफ कोर्स, वो पैसे तो तुम्हारे हैं। पर उसका दिल ये सोच उदास हो गया कि शायद फिर से वो उन पैसों से कोल के लिए कुछ खरीदना चाहती है। असिस्टेंट ने पूछा, बॉस आप जब सब कुछ जानते हैं तो मैडम को पैसे देते क्यों हैं? क्या आप चाहते हैं कि वो आपको कंगाल कर दे? क्योंकि शादी के 7 फेरे लेते हुए मैंने उसे प्रॉमिस किया था कि मैं कभी उसे किसी चीज की कमी नहीं होने दूंगा, भले ही मुझे खुद दिवालिया होना पड़े। इनफैक्ट वो 50 मिलियन और उसके अकाउंट में ट्रांसफर करने का ऑर्डर देता है। वो फिर अपने मॉम डैड को लेकर सीधा अपने पुराने घर पहुंची, जहां अब उसके अंकल आंटी रहा करते थे। उसके अंकल आंटी उनकी बहुत इंसल्ट करते हैं। बोलने लगे, अब ये मत समझना हम रिश्तेदार हैं तो तुम्हें इस छत के नीचे सर छुपाने की जगह देंगे। इस मैंशन के हमने पूरे 10 लाख दिए थे। जिया बोली, हम इस मैंशन को वापस खरीदने आए हैं। और कौन से 10 लाख? डैड बोले, नौकरी चले जाने का बहाना देकर तुमने तब सिर्फ 1 लाख रुपए ही तो दिए थे, और तब से आता तुमने एक पैसा हमें और नहीं दिया। आंटी बोली, और प्रूफ क्या है इस बात का? क्या हम चोर लते हैं? जिया ने कहा, इसीलिए तो मैंने कंट्री का बेस्ट लॉयर हायर किया है जो चोरों को पकड़ता है। लॉयर ने तब बताया कि बैंक ट्रांजैक्शन से साफ प्रूव होता है कि उन्होंने अपने भैया भाभी से फ्रॉड किया है।
है। अब अगर वो इस मैंशन में रहना चाहते हैं तो अभी के प्राइस के मुताबिक उन्हें 3 गुना ज्यादा पैसे देने होंगे, या फिर घर अभी के अभी खाली करना होगा, वरना मैं तुम्हें जेल भिजवा दूंगा। तब आंटी बोली, बेटा हम तो फैमिली है ना, अब हम इस उम्र में कहाँ जाएंगे, क्या तुम हमें फुटपाथ पर छोड़ दोगी? जिया ऐसे मुस्कुराई जैसे कोई शैतान मुस्कुराता है। बोली, ऑफ कोर्स अंकल आंटी, आप तो फैमिली हैं, आपको भला मैं ऐसे ही घर से थोड़ी ना निकाल सकती हूँ। मेरे गार्ड्स है ना, वो आपका सामान आपके नए घर पहुँचा देंगे, फ्लाईओवर के ठीक नीचे। वहाँ आपको धूप भी नहीं लगेगी और ना बारिश में तबीयत खराब होगी, सर्दी में भी सुकून की नींद आएगी आपको, और हाँ, मच्छर भी काटने नहीं आएंगे। और फिर क्या था, अंकल आंटी का चैप्टर क्लोज हुआ और जिया के मॉम डैड की अपने पुराने घर में वापसी। दोनों की आंखों में खुशी के आंसू थे और चेहरे पर मीठी सी मुस्कान। इस तरफ युवान एक इम्पोर्टेंट मीटिंग में था जब उसे जिया का मैसेज आया, पूछ रही थी, तुम घर कब तक आओगे? डैड ने तुम्हारी फेवरेट सूप भेजी है, और हाँ, इतने सालों डांस नहीं करने की वजह से मेरे शूज भी अब फिट नहीं आ रहे, लगता है मेरे पैर मोटे हो गए हैं। वैसे आते वक्त ड्राइवर को बोलना ध्यान से गाड़ी चलाए, हमारा स्ट्रीट लैम्प काम नहीं कर रहा और तुम किसी खंबे से मटक रह जाना, और मीटिंग में ड्रिंक भी कम करना। युवान ये सब देख मुस्कुराने लगा। सोचा, तो क्या जिया के दिल में आज भी मेरे लिए फिक्र है? वो मीटिंग कैंसिल करके जाने लगा तो क्लाइंट बोला, सर आप डील साइन किए बिना जा कहाँ रहे? अगर आपको ये जगह पसंद नहीं तो क्यों ना आपको क्लब में ले चलूं? दिल बहलाने के लिए आपको वहाँ लड़कियाँ भी बहुत मिलेंगी और आपकी बीवी को पता भी नहीं चलेगा। पर एक शादीशुदा आदमी के सामने ऐसी ऑफर रखने के लिए युवान फ्यूचर में भी उसकी कंपनी से कोई भी डील साइन करने से साफ इनकार करके वहाँ से चला जाता है। वो घर आया तो देखा जिया अब भी डांस की प्रैक्टिस कर रही थी। उसने पूछा, तुम इतने जल्दी कैसे आ गए? असिस्टेंट बोला, मैडम सर तो अपनी मीटिंग कैंसिल करके आपके लिए ये तोहफा खरीदने चले गए थे, सर ने तो अपना करोड़ों का नुकसान कर लिया। जिया देखकर शॉक्ड हो गई कि बॉक्स में तो एना के डिजाइन किए हुए बैले शूज थे जो कि सेल पर तो कभी नहीं होते, मतलब युवान ने कुछ गड़बड़ की है। वो चिल्लाई, युवी तुम ये चोरी तो करके नहीं आए हो, वरना मैं तुम्हें पुलिस के हवाले कर दूंगी। युवान ने कहा, नहीं, ये तोहफा खुद एना ने अपनी नंबर 1 फैन को दिया है, यकीन नहीं आता तो खुद देख लो। और सच में बॉक्स के साथ एक कार्ड भी था जिसमें एना की हैंडराइटिंग में जिया के आने वाले भविष्य की ढेर सारी शुभकामनाएं थी। युवान अपने हाथों से उसे नए शूज पहनाने बैठा तो उसे लिली की बात याद आई, जिसने बताया था कि उसने डांस स्कूल की वजह से छोड़ी थी क्योंकि इन बैले शूज की वजह से उसके पैर बहुत अगली दिखते थे। उसने अपने पैर छुपाने की कोशिश की इस डर से कि कहीं युवान को भी उसके पैर अगली तो नहीं लगेंगे। पर युवान ने कहा, आखिर कब तक किसी और के लिए अपने सपनों से यूं ही भागती रहोगी जिया? उसने उसे वो शूज पहनाई और वो यूं झूम उठी मानो वो सिंड्रेला हो और उसके प्रिंस चार्मिंग ने उसे ढूंढ निकाला हो। उसके कदम लड़खड़ाए तो युवान उसे बेडरूम में ले आया, पैर पर मरहम लगाते हुए बोला, तुम्हें अब भी लगता है तुम 18 की हो? एक दिन में ही सालों की कसर उतारकर अपने पैरों का कबाड़ा करना चाहती हो क्या? पर जिया की नजरें तो बस उसी पर टिक गई थी। उसका ये केयरिंग हस्बैंड वाला साइड उसने पहले कभी नहीं देखा था। तभी उनका बेटा वहाँ आया, बोला, मम्मी मुझे वॉशरूम जाना है। तो युवान जिया को रेस्ट करने का ऑर्डर देकर बेटे को वहाँ से ले जाता है। पर जिया को नींद अब आने से रही क्योंकि उसके पेट में अब तितलियां जो उड़ रही थी। पर अगले ही दिन उनके घर में एक अनजान औरत को देकर जिया के अंदर पत्नी की आत्मा ने डेंजर अलर्ट ऑन कर दिया था, क्योंकि वो समझ गई थी कि ये चुड़ैल उसके पति और बेटे को उससे चुराना चाहती थी। वो प्यार से बोली, कौन है ये? युवान ने बताया, ये शेन की थेरेपिस्ट है। मैंने बताया था ना, 2 साल से शेन इमोशनल ट्रॉमा से गुजर रहा है। जिया ने खुद को इंट्रोड्यूस किया तो सिसी बोली, जानती हूँ ये हमारी पहली मुलाकात नहीं है, वैसे मानना पड़ेगा मिस्टर युवान बहुत ही अच्छे डैड हैं। नहीं? जिया ने कहा, हाँ जानती हूँ, वैसे मेरे बेटे की कंडीशन में सुधार आया कि नहीं? सिसी जिया को शेन की बनाई कुछ ड्राइंग्स दिखाती है और युवान शेन के हाथ धुलवाने अंदर ले जाता है। जिया उनकी फैमिली फोटो देखकर बहुत खुश थी, पर सिसी बोली, एक्सक्यूज मी मिस, पर फोटो में उनके साथ जो लड़की खड़ी है, आपको नहीं लगता वो हूबहू मेरी जैसी दिखती है? जिया बोली, मैं कुछ समझी नहीं। सिसी ने साफ साफ कहा, शेन की आज जो हालत है वो तुम्हारी वजह से है, इसलिए जितना तुम उसकी जिंदगी से दूर रहोगी उतना ही उसके लिए अच्छा होगा। वैसे भी माँ की जगह वो मुझे देखता है, तुम्हें नहीं। जिया तो इस बात पर उसे अच्छी खासी सुना देती है उसी के घर आकर। अब वो उसे सिखाएगी कि क्या करना चाहिए। तभी युवान वहाँ आता है तो सिसी एकदम मासूम बनकर कहती है, मिस जिया मैं तो बस आपके बेटे की भलाई चाहती हूँ, आखिर आपको मुझसे इतनी प्रॉब्लम क्यों है? युवान ने कहा, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। इससे पहले कि जिया अपने बचाव में कुछ कहती, युवान ने उसका हाथ थामा और सिसी से कहा, अब से तुम्हें शेन की ट्रीटमेंट या हमारे घर
जाने की जरूरत नहीं, और हाँ, जाने से पहले मेरी वाइफ से माफी मांगो। सिसी ने माफी मांगी, युवान को समझाने की कोशिश की, पर उसने साफ कहा, मेरे घर में कोई मेरी वाइफ की इंसल्ट करे, मैं ये हरगिज बर्दाश्त नहीं करूंगा। सिसी फिलहाल के लिए वहाँ से चली गई। जिया ने पूछा, तुमने मेरी पूरी बात सुनी, मेरी साइड ली? युवान बोला, तुम मेरी वाइफ हो जिया, तुम गलत हो या सही, शादी के समय मैंने कसम खाई थी कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा, पर अफसोस युवान को अपने वादे याद थे, बस जिया ही उन्हें भूल चुकी थी। बाद में शेन जिया के पास आया और पूछा, मम्मी मेरी पेंटिंग पसंद आई? तब उसने बताया कि पेंटिंग में उसने डॉक्टर सिसी को नहीं बल्कि उसे ही ड्रॉ किया है। जिया बोली, पर मैं तो ऐसी बिल्कुल नहीं दिखती हूँ, देखो मेरी आंखें इतनी छोटी थोड़ी हैं। शेन बोला, नहीं तो आप तो ऐसी ही दिखती हैं, दुनिया में सबसे प्यारी। मम्मी आप फिर से पहली जैसी मम्मी तो नहीं बन जाएंगी ना? ये सुन जिया अपने बेटे को गले से लगा लेती है। तभी युवान भी दूर से उन दोनों को देख रहा था। जब शेन ने कहा, पर मम्मी आपको उस डॉक्टर आंटी से बच के रहना चाहिए, मुझे लगता है वो डैडी को पसंद करती है। जिया बोली, अच्छा और क्या क्या नोटिस किया है तुमने, बताओ जरा। उधर युवान भी हॉस्पिटल फोन करके कहता है कि वो अपने बेटे की थेरेपिस्ट को बदलना चाहता है। बाद में जिया वॉशरूम से बाहर निकली तो देखा शेन बाहर पहरा दे रहा है। पूछने पर बोला, डैडी को बिना नॉक किए अंदर घुस जाने की आदत है ना, इसलिए मैं यहाँ खड़ा हूँ। जिया बोली, अच्छा और किस चीज की आदत है उन्हें, बताओ तो। युवान बाहर से सुनने की कोशिश करता है कि माँ बेटा अंदर उसकी क्या बुराई कर रहे हैं। उसे क्या पता था कि जिया तो अब अपने बेटे को उनके बचपन के किस्से सुना रही थी। अगले दिन ब्रेकफास्ट पर शेन अपने डैडी को अपनी प्लेट से खाना ऑफर करता है। बोला, आप खाएंगे नहीं तो स्ट्रॉन्ग कैसे बनेंगे डैडी? युवान ने पूछा, और तुम्हें क्यों लगता है कि तुम्हारे डैडी स्ट्रॉन्ग नहीं है? शेन बोला, वो तो मम्मी बता रही थी कि आप बहुत कमजोर हैं, शायद इसलिए वो आपको पसंद नहीं करती। युवान ये सुन गुस्से में चम्मच ही तोड़ देता है। शेन बोला, डैडी आप चम्मच से नाराज हो क्या? युवान ने गुस्से में कहा, और क्या क्या बताया है तुम्हारी मम्मी ने? अब उसके दिमाग में तो एक ही बात घूम रही थी, क्या जिया ने कोल के साथ वो सब ट्राई किया है, इसलिए कहीं वो हम दोनों को उस एंगल से तो कंपेयर नहीं कर रही। पर जितना असिस्टेंट ने बताया था उन दोनों का रिश्ता कभी इतना आगे बढ़ा ही नहीं था, तो फिर कहीं उसके पास गलत जानकारी तो नहीं पहुंच गई? वो गुस्से में मेड का लाया दूसरा चम्मच भी तोड़ देता है। मेड चुपचाप शेन को स्कूल छोड़ने के बहाने वहाँ से निकाल लेती है, इससे पहले कि वो कुछ और न तोड़ दे। तभी जिया वहाँ आती है। युवान ने कहा, आज तुम्हें इतनी देर कैसे हो गई उठने में, कहीं रात को किसी को लेकर वैसे वाले सपने तो नहीं देख रही थी? जिया बोली, तुम्हें कैसे पता चला? हाँ, मैं उसी दिन के सपने देख रही थी जब हम दोनों ने पहली बार साथ में नाइट स्पेंड की थी। ये सुन युवान का गुस्सा झट से ठंडा हो गया, क्योंकि युवान को वो हसीन रात आज भी याद थी। जिया तो बुरी तरह थक गई थी, पर युवान नहीं। मुस्कुराकर उसने पूछा, तो फिर तुम्हें याद है मैं उस रात कितना टफ था? जिया की हंसी छूट गई, बोली, हाँ तुम तो बहुत टफ थे। और फिर फ्लैशबैक। जिया असल में उस दिन की बात कर रही थी जब वो स्कूल से कैंपिंग के लिए गए थे और युवान अपने टेंट में न ठहरकर उसके टेंट में सोने आ गया था, क्योंकि उसके टेंट में एक कीड़ा था। जिया ने एक बोतल निकाली, पूछा, कहीं तुम इसी कीड़े की बात तो नहीं कर रहे? युवान डर से यूं उछला कि कहना क्या, फिर गुस्से में मुंह फुलाकर बोला, बस बहुत हुआ, अब चलो हॉस्पिटल, देखता हूँ तुम्हारी याददाश्त को आखिर हुआ क्या है। दोनों हॉस्पिटल पहुँचे तो दिमाग के डॉक्टर को देखकर जिया बोली, अरे ये तो हमारे स्कूल का लियो है ना, जो हमेशा एग्जाम्स में नकल किया करता था, अब ये डॉक्टर भी बन गया, कहीं इसकी डिग्री फर्जी तो नहीं? लियो बोला, तुमसे मिलकर मुझे जरा भी खुशी नहीं हुई जिया, और न तो मेरी डिग्री फर्जी है न ये हॉस्पिटल। जिया को तब पता चला कि युवान ने उसके हॉस्पिटल को 24 महंगी मशीनें डोनेट की थी। युवान बोला, मैं और 24 डोनेट करने को तैयार हूँ, अब देखो तो जरा मेरी वाइफ की याददाश्त को हुआ क्या है। जिया जब अंदर टेस्ट कराने गई तो लियो बोला, आखिर तू उसे डिवोर्स क्यों नहीं दे देता? माना कि वो बहुत सुंदर है और स्कूल के दिनों में कई लड़के उसके दीवाने थे, पर मान मेरी, जिया अब जितनी बदल गई है उसके साथ रहने से तू तो सिंगल ही अच्छा है। युवान ने पूछा, एक मिनट, तो क्या तू भी उसका दीवाना था? लियो बोला, मैंने इतना कुछ कहा, पर तेरी सुई वहीं अटकनी थी ना। युवान की बातों में आकर वो मान ही लेता है, हाँ स्कूल के दिनों में मैं भी उसे पसंद करता था। युवान ने उसके हॉस्पिटल को मशीनें डोनेट करने का प्लान कैंसिल कर दिया और वहाँ से चला गया। अगले दिन रिपोर्ट आने पर लियो ने बताया कि उसका अंदाजा सही था, जिया की सारी रिपोर्ट नॉर्मल थी। तभी सिसी भी वहाँ आई और युवान को समझाने लगी कि उसकी बीवी उसकी अच्छाई का फायदा उठाकर पुराने यादों के सहारे उसे इमोशनल ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रही है। पर युवान तो सिसी की शक्ल भी नहीं देखना चाहता था। उसने उसे कहा, अगर तुम ये देश छोड़कर नहीं जा सकती तो कम से कम मेरी नजरों के सामने से हट जाओ सीसी। उसके मन में बस यही उम्मीद थी कि अगर जिया याददाश्त भूलने की एक्टिंग करके फिर से उसके करीब आना चाहती है तो भगवान करे वो हमेशा ये एक्टिंग करती रहे, क्योंकि
क्योंकि युवान अब जिया को खोना नहीं चाहता था। दोस्त बोला, तेरे बचने की अब कोई आस नहीं है। जानता भी है तुझे कौन सी बीमारी हुई है। लवरिया के आखिरी स्टेज पर है तू। इस तरफ शेन के स्कूल में छुट्टी का वक्त हो चुका था, पर उसे लेने जिया या युवान नहीं, सिसी आ पहुंची। शेन ने उसके साथ जाने से साफ इनकार कर दिया, क्योंकि आज पहली बार उसकी मॉम उसे लेने आने वाली थी। जिया ने उसे प्रॉमिस किया था। सिसी बोली, बेटा तुम्हारी माँ तुम्हें प्यार नहीं करती, कितनी बार तुम्हें समझाना पड़ेगा। पर तभी कार की हॉर्न की आवाज आई। शेन ने खिड़की से झांकर देखा कि जिया उसे लेने आई थी, और वो भी अपनी सवारी को उसके फेवरेट कार्टून की दुनिया से सजाकर। सब लोग बस उसे और उसकी कार को देखते ही रह गए। शेन खुशी में अपनी मॉम से जा लिपटा। वो तो उसके दोस्तों के लिए चॉकलेट्स भी लाई थी। तभी उसकी नजर सिसी पर पड़ी तो वो बोली, लगता है तुम्हारे पास खाली वक्त बहुत है, इसलिए दूसरे के बच्चों को स्कूल से पिक करने आ रही हो। उसने फौरन सिक्योरिटी गार्ड को बुलाया। कहा, आइंदा से ये औरत मेरे बेटे के आसपास भी दिखे तो फौरन मुझे और पुलिस को इन्फॉर्म करना। और वो दोनों वहाँ से चले गए। शाम को वो सब जिया के मॉम डैड के घर डिनर पर आए तो युवान को तब पता चला कि जिया ने वो 50 मिलियन कोल पर नहीं, बल्कि अपने मॉम डैड को उनका पुराना घर दिलाने में खर्च किए थे। शेन बोला, मम्मी डैड ने जरूर सोचा होगा कि आपने वो पैसे अंकल कोल पर खर्च किए हैं। इनका दिमाग तो बस दिखने में ही बड़ा है। जिया बोली, वाह बेटा, तुम इतनी छोटी उम्र में ही अपने डैड को कितनी अच्छी तरह जान गए। वो फिर अंदर आए तो शेन सबसे पहले पूछता है कि दादाजी की दवाई की डिब्बी कहाँ है। जिया ने पूछा तो मॉम ने कहा, क्योंकि पहले भी जब कभी जिया उनसे मिलने आती थी, हमेशा ऐसा कुछ बोल देती थी कि उसके डैड की तबीयत बिगड़ जाती, इसलिए शेन पहले से दवाई पास रखता है। जिया कंफ्यूज थी कि आखिर वो रिएक्ट कैसे करे। डैड ने यूवी से पूछा, बेटा जिया ने तुम्हें पीटा तो नहीं? इससे पहले युवान कुछ कहता, मॉम बोली, आप भी ना कैसी बातें कर रहे हैं, हमारी बेटी इतनी भी बुरी नहीं। उन्होंने फिर पूछा, बेटा जिया तुम पर चीट तो नहीं कर रही? वाह, जिया को तो अब अपना मायका ससुराल लगने लगा था, और लगे भी क्यों ना, बचपन से युवान अपने घर में कम और इनके घर में ज्यादा रहता था, और 5 साल की उम्र से ही उसके पेरेंट्स को मॉम डैड कहता था। युवान बोला, इतने सालों बाद यहाँ आकर अच्छा लग रहा है। जिया बोली, वो देखो तुम्हें वो जगह याद है? और फिर फ्लैशबैक। घर के इसी कोने में वो एक दूसरे की हाइट मापा करते थे, पर अफसोस बेचारा यूवी की कद जिया से कभी ज्यादा बढ़ती ही नहीं थी। तभी युवान उसके करीब आया तो जिया की धड़कनें तेज हो गई। वो बोला, हाँ पर अब मैं तुमसे ज्यादा लंबा हूँ। तभी जिया का फोन बजा तो शेन उसे स्पीकर पर डाल देता है। फोन पर कॉल था। वो बोला, मैं तुम्हारे घर के बाहर तुम्हारा वेट कर रहा हूँ, अभी के अभी मुझसे बाहर आकर मिलो। और बस जिया और युवान के बीच जितनी नजदीकियां बढ़ी थी, फिर से वो दूरी में बदल गई। यूवी ने कहा, मेरी ऑफिस में इम्पोर्टेंट मीटिंग है। इतना कहकर वो डिनर किए बिना ही वहाँ से चला जाता है। बाहर उसकी मुलाकात कोल से हुई तो वो उस पर हाथ उठाने जा ही रहा था जब कोल बोला, याद है ना पिछली बार तुमने ये हिमाकत की थी तो क्या हुआ था? और फिर फ्लैशबैक। पहली बार जब युवान ने जिया को कोल के साथ देखा था, उसका दिल कर रहा था उसे यहीं जिंदा गाड़ दूं, पर जिया ने उसे वार्न किया, खबरदार अगर तुमने कोल को हाथ भी लगाया तो मैं अपनी जान दे दूंगी। और एक बार फिर जिया की वजह से उसके हाथ वहीं थम गए। इस तरफ एक बार फिर जिया के डैड उस पर बरस पड़े, यूवी जैसा लड़का तुम्हें अली बाबा के चिराग लेकर ढूंढने पर भी नहीं मिलेगा। आखिर तुम कब तक उसे यूं तड़पाती रहोगी? तुम उस कोल को पसंद करती हो तो यूवी को बख्श क्यों नहीं देती? उनके डैड की फिर से तबीयत बिगड़ी तो शेन फौरन उन्हें दवाई देता है। जिया बोली, युवान को मैं हरगिज डिवोर्स नहीं दूंगी, और उस कोल के बच्चे को तो मैं अब मजा चखाऊंगी। जिया जब कोल से मिलने बाहर आई, युवान तब भी वहीं कार में यही देखने के लिए वेट कर रहा था। उसने ड्राइवर से कहा, गाड़ी चलाओ, और वहाँ से चुपचाप चला गया। कोल यहाँ जिया से माफी मांगने नहीं, बल्कि उसे माफ करने आया था। बोला, अगर तुम मुझे डिनर पे ले चलो तो मैं तुम्हें डेट करने के बारे में सोच सकता हूँ। पर जिया ने उसे एक बार फिर कसकर चांटा जड़ दिया और झाड़ू लेकर उसकी पिटाई करने लगी। उसके मॉम डैड भी झाड़ू लेकर आए ही थे कि देखा, जिया ने पहले ही उसे डरा धमकाकर वहाँ से भगा दिया है। अगले दिन जिया युवान के ऑफिस आई, क्योंकि वो जानती थी कि वो कोल की वजह से उससे थोड़ा रूठा है। वो दरवाजा खोलते ही चिल्लाई, सरप्राइज! पर सरप्राइज तो वो खुद हो गई, क्योंकि युवान अकेला नहीं था। उसने बाहर जाने का ऑर्डर दिया तो जिया उल्टे पैरों वापस जाने लगी। युवान बोला, तुम नहीं। उसके कर्मचारी आपस में फुसफुसाते हुए चले गए कि शायद बॉस की बीवी आज पहली बार उनके लिए खाना लेकर आई है। सुना था उनका रिश्ता कुछ ठीक नहीं चल रहा, कहीं खाने में जर न हो। युवान बोला, तुम्हें तो आज कोल से मिलने जाना था ना, तुम यहाँ क्या कर रही हो? जिया बोली, कैसी बकवास कर रहे हो तुम? मेरे रिच, हॉट और हैंडसम हस्बैंड ने सुबह से कुछ भी
नहीं खाया है। भला दूसरों की फिक्र करने का मेरे पास टाइम कहाँ। ये देखो, मैं तुम्हारे लिए अपने हाथों से तुम्हारी फेवरेट डिश बना कर लाई हूँ। युवान ने पूछा। इसमें जोर तो नहीं होगा ना। जिया हंस पड़ी, बोली तुम मजाक अच्छा करते हो। वो फिर घूम घूम कर उसका ऑफिस देखने लगी। युवान ने तब नोटिस किया कि हाई हील्स से उसके पैरों में छाले पड़ गए हैं। तभी जिया बोली, अरे युवी, ये तो वही ट्रॉफी है ना जो मैंने डस्टबिन में फेंक दी थी। और फिर फ्लैशबैक, स्कूल के डांस परफॉर्मेंस में जिया को जब फर्स्ट प्राइज और ये ट्रॉफी मिली थी, सब लोग कहने लगे कि जिया के पेरेंट्स अमीर हैं। जरूर उसने जज को रिश्वत दी होगी, वरना फर्स्ट प्राइज तो एनी को ही मिलती। जिया को ये सुन उतना बुरा नहीं लगा जितना तब लगा जब युवी ने उसकी तरफ देखा भी नहीं और एनी से बात करने चला गया। उसे लगा, क्या युवान को भी मेरी काबिलियत पर भरोसा नहीं? उसे भी लगता है मैंने चीटिंग की है, यही वजह है कि उसने ट्रॉफी डस्टबिन में फेंक दी। युवान बोला, हाँ, मुझे कूड़े में से चीजें इकट्ठा करने का शौक है। जिया बोली, मजाक मत करो और सच सच बताओ, ये ट्रॉफी यहाँ क्या कर रही है? युवान ने तब बताया कि उसने जिया को ट्रॉफी फेंकते हुए देख लिया था। उसे डर था कि बाद में उससे अपनी गलती का पछतावा न हो, इसलिए वो बस उससे ये ट्रॉफी लौटाना भूल गया। जिया बोली, अगर तुम्हें एनी पर क्रश न होता तो मैं ये ट्रॉफी थोड़े न फेंकती। इससे पहले युवान अपनी सफाई में कुछ कहता, उसका असिस्टेंट आया जो जिया के लिए जूते लेकर आया था। जिया तो शॉक्ड हो गई ये देखकर कि उसके बिना कहे ही युवान को उसके पैरों का दर्द कैसे लग गया। वो फिर अपने हाथों से उसे जूते पहनाता है। अगले दिन जिया लियो से ये पता करने पहुंची कि आखिर 8 साल पहले एनी और युवान के बीच क्या बात हुई थी। और फिर फ्लैशबैक, एनी ने तो युवान के सामने भोली भाली मासूम लड़की बनने की बहुत एक्टिंग की। सोचा कि युवान उसके आंसू पोंछने आया है, पर युवान तो उसे वार्न करने आया था, क्योंकि वो जानता था कि जिया के रिश्वत वाले अफवाह को हवा देने वाली एनी ही थी और उसे पूरा यकीन था कि उसकी जिया ऐसा कर ही नहीं सकती। जिया घर आई तो युवान ने पूछा, तुम सुबह सुबह ब्रेकफास्ट किए बिना कहाँ चली गई थी? जिया ने पूछा, तुमने मुझसे झूठ कहा युवी। तुम सिर्फ हमारी शादी की कस्मों की वजह से नहीं, बल्कि पहले से ही मुझ पर अंधों की तरह ट्रस्ट करते थे। आखिर क्यों? युवान बोला, क्योंकि तुमने भी तो हमेशा मेरी बातों का विश्वास किया है। याद है वो दिन जब मेरी स्टेप मॉम ने मुझ पर झूठा चोरी का इल्जाम लगाया था? तब तुम ही ने आकर उन्हें पैसे लौटाए थे। कहा था कि तुम्हें वो पैसे रास्ते में पड़े मिले थे, जबकि वो पैसे तो तुम्हारे ही थे। जिया ने पूछा, तुम्हें कैसे? युवान बोला, क्योंकि तुम हमेशा अपने पैसों को फोल्ड करके रखती थी, जैसे आज भी रखती हो। अब अगर तुम्हें मुझ पर इतना विश्वास है तो मुझे क्यों नहीं? उन दोनों के बीच मानो एक दीवार गिर चुकी थी। युवान उससे किस करने करीब आया ही था कि तभी उनका बेटा मैचिंग आउटफिट लेकर आया। जिया उन कपड़ों में बाहर आई तो युवान उससे बस देखता ही रह गया। वो बिल्कुल वैसी ही लग रही थी जैसी स्कूल के दिनों में लगती थी। और फिर शेन बोला, डैडी अब आपकी बारी, जाइए चेंज करके आइए। युवान को भी ऐसे कपड़े पहने बरसों हो गए थे। वो भी जब चेंज करके आया, जिया की आंखें उसी पर अटक गईं। वो सब फिर मिलकर अम्यूजमेंट पार्क जाने का प्लान बनाते हैं और बहुत सारी मस्ती करते हैं। पर अफसोस, बाप बेटे की राइड्स में चक्कर खाकर हालत ही खराब हो गई थी। फिर थोड़ी देर युवान उनके लिए स्नैक्स लेने गया। एक बच्चा अपनी मम्मी को बोला, वो देखो मम्मी, ये वही शेन का बच्चा है जो क्लास में हमेशा मुझे बुली करता है। माँ बोली, अच्छा, उस लड़के की इतनी हिम्मत, और लगता है उसके साथ उसके डैड की मिस्ट्रेस है। इनकी तो पूरी फैमिली ही खराब लगती है। मजा चखाते हैं अब इन्हें। वो दोनों फिर वाटर गन लेकर शेन और जिया पर अटैक करते हैं। शेन ने तब बताया कि ये लड़का हमेशा स्कूल में भी उसे बुली करता है, ये कहकर कि मेरी मम्मी नहीं है, क्योंकि आप कभी मुझे स्कूल छोड़ने नहीं आती थी ना। तो अब भला जिया भी चुप कैसे रहती? बदला लेने का टाइम आ चुका था। उन्होंने भी वाटर गन उठाई और कर दिया जंग का ऐलान। माँ बेटे मिलकर फिर जिया और शेन की सरेआम इंसल्ट करने लगे, ये कहकर कि बेटे की माँ तो उसे कब की छोड़ गई और बाप देखो अपनी मिस्ट्रेस के साथ बेटे को घुमाने लाया है, वो भी जरूर उसके पैसों के लिए बच्चे को टॉलरेट कर रही होगी और क्या। जिया ने गुस्से में एक बाल्टी भर पानी दे मारा तो वो औरत भी उसे मारने जा रही थी कि तभी युवान वहाँ आया। जिया बोली, देखो ना हनी, सब लोगों को लगता है कि मैं 4 साल के बच्चे की माँ नहीं हो सकती। क्या मैं सच में इतनी? युवान चिल्लाया, क्या उनकी इतनी मजाल? अब बेचारी उस औरत को क्या पता था कि उसका हस्बैंड युवान के अंडर काम करता है। युवान ने जब उसे जॉब से निकालने की धमकी दी, वो औरत माफी की भीख मांगने लगी। शेन तब बोला, डैडी, मैं उनकी तरह बुरा इंसान नहीं बनना चाहता हूँ, इसलिए प्लीज उसके डैडी को जॉब से मत निकालो, उससे तो मैं खुद ही निपट लूंगा। और फिर वो भागा उसकी ओर अपने गन से अटैक करने। थोड़ी देर बाद
बाद शेन अपने ड्राइवर अंकल को फोन करके उसे समर कैंप के लिए पिक करने को कहता है ताकि मम्मी और डैडी साथ में कुछ टाइम स्पेंड कर सके। और इस तरफ तभी जिया की मुलाकात होती है कोल से। वो पता नहीं खुद को समझता क्या था, इस बार तो जिया से शादी का ऑफर लेकर आया था, बट एक शर्त पर। दूर खड़े युवान पूरी बात सुने बिना ही उदास होकर वहाँ से चला जाता है। अब अगर कोल भी उससे शादी करने के लिए मान गया है तो भला जिया इस रिश्ते में क्यों रहना चाहेगी? कोल की तो बस एक ही शर्त थी, अगर वो युवान के बिडिंग प्रोजेक्ट की इन्फॉर्मेशन उसे बता दे तो वो उनके डिवोर्स होते ही उससे शादी करने को तैयार था। जिया ने कोल से कहा, तुम्हारी माँ ने तुम्हें क्या खाकर पैदा किया था? तुम अकल से पैदल हो क्या? कोल बोला, तुम मेरे मुंह पर मुझे यूं इंसल्ट नहीं कर सकती। जिया बोली, ठीक है, पिछली बार सिर्फ मार पड़ी थी ना, अगली बार तुम्हारी डेड बॉडी निकलेगी, खबरदार अब अगर मेरे पीछे आए तो। इतना कहकर वो वहाँ से चली गई और फिर कोल ने किसी को कॉल करके बताया कि जिया उसकी बातों में नहीं आ रही है। जिया की नजर तब पास ही में रखी युवान की बोतल पर गई जो वो उसे वहीं छोड़ आया था। वो समझ गई कि जरूर युवान को उसे कोल के साथ देकर फिर से गलतफहमी हो गई होगी। वो घर लौटी तो देखा युवान नशे में पूरा लथपथ था, चलने के लायक भी नहीं था। पर जिया को नंगे पैर देख वो उसे गोद में उठाकर बेड पर ले आया। वार्न किया, आगे से ध्यान रखना, तुम्हें ठंड लग जाती तो। वो जाने लगा पर जिया उसका हाथ पकड़ लेती है, बोली, तुम्हारी वेडिंग रिंग तो बहुत सुंदर है पर मेरी कहाँ है? और फिर फ्लैशबैक जिया ने जिस दिन युवान से डिवोर्स लेने का फैसला लिया था, वो बहुत रोया, बहुत गिड़गिड़ाया था उसके पास। आखिर वो उनके साथ खाई कसमें कैसे भूल सकती है? पर जिया ने तो शादी की अंगूठी ही उतार कर फेंक दी थी। ये सुन जिया का दिल टूट गया। उसने युवान से उस गलती की माफी मांगी जो उसे याद ही नहीं थी और रिक्वेस्ट की, प्लीज युवी, अगर मैं फिर से कभी पहली वाली चुड़ैल जिया बन गई तो वादा करो तुम इस रिश्ते में यूं घुट घुट कर नहीं जियोगे, मुझे छोड़ दोगे और शेन के साथ अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करोगे। युवान तब गुस्से में चिल्लाया, तुम सीधे सीधे क्यों नहीं कहती कि तुम्हें डिवोर्स चाहिए? अगर तुम्हें कोल के पास वापस ही जाना था तो यूं 18 साल की जिया बन के मेरे सामने क्यों आई? तुम क्यों मुझे तुमसे प्यार करने में मजबूर किया फिर से? जिया तब उसकी बोलती बंद करने के लिए उसे किस कर देती है तो युवान एक पल के लिए शॉक्ड हो गया। फिर बोला, तुम्हें दुनिया के किसी भी आदमी से प्यार क्यों ना हो जाए जिया, पर मैं तुम्हें खुद से दूर कभी नहीं होने दूंगा। युवान ने फिर उससे किस किया, पर फिर नशा कम होने पर माफी मांगकर शेन के रूम में जाकर सोने की बात करता है। पर जिया उसे कहीं जाने नहीं देती और फाइनली उन दोनों के बीच सभी गलतफहमियां, गिले शिकवे सूरज के उगने से पहले मिट जाते हैं। जिया तो नींद टूटने पर कल की बातों से शर्मा रही थी जब उसकी नजर अपनी वेडिंग रिंग पर पड़ी। असल में उस रात युवान ने घंटों बारिश में भीगकर भी जिया की रिंग को ढूंढ निकाला था और कल रात के अंधेरे में उसे वो रिंग पहनाई भी थी। अगले दिन फिर युवान जिया को लेकर कुछ काम के सिलसिले में अपने डैड से मिलने आया। युवान के स्टडी रूम में जाते ही उसकी स्टेप मॉम वहाँ आई। जिया को तो वो बिल्कुल भी पसंद नहीं थी, पर अब उनकी बातों से लग रहा था कि फ्यूचर वाली जिया ने अपने सारे दोस्तों को अपना दुश्मन और दुश्मनों को अपना दोस्त बना लिया था। उसे ये भी पता चला कि आखिरी बार जिया ने उसकी स्टेप मॉम से ही ये बात शेयर की थी कि वो युवान से नहीं कोल से प्यार करती है। पर इस बार जिया ने साफ साफ कह दिया कि वो युवान के साथ ही एक नई शुरुआत करना चाहती है। पर स्टेप मॉम तो तब उसे युवान और उसकी फैमिली के खिलाफ उकसाने लगती है। जिया ने तब नोटिस किया कि ये चाय की स्मेल कुछ बहुत जानी पहचानी लग रही है। जिया को उसकी स्टेप मॉम की बातों में कोई इंटरेस्ट नहीं था, इसलिए वहाँ से जाने लगी, पर वो उसे रोक लेती है। तभी युवान और उसके डैड भी उनकी तरफ आ रहे थे, तो स्टेप मॉम जानबूझकर गिरने की एक्टिंग करती है ताकि युवान के डैड को लगे कि जिया ने उसे धक्का मारा है। युवान के डैड तो नहीं, न केवल इस बात पर बल्कि इसलिए भी गुस्सा करने लगे कि उनकी बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट डील की इंफॉर्मेशन लीक हो गई है, जिसकी वजह से कोल वो कॉन्ट्रैक्ट जीत गया है। अब भला जिया के अलावा उससे ये इंफॉर्मेशन लीक कर ही कौन सकता है? उन्होंने पुलिस को बुलाकर उससे अरेस्ट कराने का ऑर्डर दिया, पर युवान बोला, एक मिनट, मुझे जिया पर पूरा भरोसा है और ये साजिश किसकी है उसका सबूत भी उसने दिखाया कि उसने तो डॉक्यूमेंट्स को सीक्रेटली मार कर रखा था ताकि चोर का पता लग सके। और शॉकिंग बात ये है कि केवल उसी डॉक्यूमेंट की सूचना लीक हुई थी जो युवान ने उसके डैड के घर भेजा था। उसने फ्लावर पॉट से रिकॉर्डिंग डिवाइस भी निकाली जिसमें उसकी स्टेप मॉम कोल की बड़ाई और युवान और उसके डैड की बुराई करते हुए पाई गई। स्टेप मॉम ने समझाने की कोशिश की कि भला मैं उस बाहरी इंसान की मदद क्यों करूंगी, तो जिया बोली, शायद वो बाहरी इंसान ही ना हो,
उसने स्टेप मॉम का फोन उठाया और कोल को कॉल लगाया तो फोन से आवाज आई, हाँ मॉम बोलो, अब क्या है? इसका मतलब कोल युवान की स्टेप मॉम का सगा बेटा है। जिया को इस बात पर शक इसलिए हुआ क्योंकि जिस गांव में जिया की कोल से पहली बार मुलाकात हुई थी तब कोल ने उसे वही चाय पिलाई थी जो आज उसकी स्टेप मॉम ने पिलाई थी, और ऐसी चाय उन पहाड़ों के सिवा कहीं और नहीं मिलती है। पुलिस युवान की स्टेप मॉम को अरेस्ट कर लेती है और उसके डैड न केवल जिया बल्कि अपने बेटे से भी माफी मांगते हैं। इतने सालों से उन्होंने युवान को ही गलत जो समझा था। वो दोनों घर लौटे तो युवान को उसके बेटे का कॉल आया। वो बोला, डैडी जब तक मैं समर कैंप से घर नहीं आता मम्मी का साथ अच्छे से रखना, और हाँ आपको अपने डोले शोले एब्स पर भी काम करना चाहिए। क्या पता आप इतने कमजोर हैं इसलिए मम्मी आपको पसंद नहीं करती। सुना है लड़कियों को सिक्स पैक एब्स बहुत पसंद है। युवान अकड़ कर बोला, मुझे ये सब करने की जरूरत नहीं। पर फिर रात को अपने बेटे की बात मान बाप एक्सरसाइज करने लगा ताकि अपनी बॉडी दिखाकर अपनी बीवी को पटा सके। जिया के तो होश ही उड़ गए उसे यूं देखकर। सोची मानना पड़ेगा, हस्बैंड के मामले में तेरी तो जैकपॉट लगी है। युवान ने पूछा, तुम वहाँ दरवाजे पर क्यों हो? देखने का इतना ही शौक है तो अंदर आओ। जिया बोली, मैंने कब कहा कि मैं तुम्हें देख रही थी? मैं तो सोच रही थी मुझे भी एक पर्सनल ट्रेनर हायर करना चाहिए अपनी फिगर मेंटेन करने के लिए। युवान गुस्से में बोला, नहीं नहीं मैं हूँ ना, बेफजूल में ट्रेनर के पीछे पैसे खर्च करने की जरूरत क्या है? जिया बोली, अच्छा जी, जब तुम 50 मिलियन मुझे यूं चुटकी में देते हो तब तुम्हारे पैसे खर्च नहीं होते। पर वो दोनों जानते थे कि युवान ऐसा क्यों बोल रहा था। वो फिर उसकी एक्सरसाइज करने में मदद करने लगा, पर जिया का ध्यान एक्सरसाइज पर कम और उस पर ज्यादा था। तभी उसकी नजर एक चोट के निशान पर गई तो उसने पूछा, ये चोट तुम्हें कब लगी? युवान ने बताया कि जब जिया 8 मंथ्स प्रेग्नेंट थी, एक दिन सीढ़ियों से गिरने लगी थी। बस तभी उसे बचाते वक्त उसे ये चोट लग गई। जिया तो ये सुन फिर से बच्चों की तरह रोने लगी। उनकी जिंदगी के कितने अच्छे बुरे पल हैं जिसका वो हिस्सा होकर भी हिस्सा नहीं थी। युवान ने उसे चुप कराया, कहा, मुझे ज्यादा थोड़ी ना लगी थी। और रही तुम्हारी यादों की बात, अगर तुम्हारी याददाश्त कभी वापस न आई तो हम फिर से ढेर सारी नई यादें बनाएंगे। जिया जिया का दिल एक बार फिर खुशी में झूम उठता है। अगले दिन शेन समर कैंप से वापस आया तो उसका चेहरा बहुत ही उदास और मुरझाया हुआ था। जिया ने तब उसके हाथ पर चोट के निशान देखे। वो कमरे में सोने गया और युवान ने फौरन समर कैंप फोन लगाकर पता करने की कोशिश की कि आखिर कैंप में शेन के साथ हुआ क्या था। उन्हें तब पता चला कि कैंप में उनके साथ जो डॉक्टर गई थी वो और कोई नहीं बल्कि सिसी थी। मामा बेयर सीधा सिसी से मिलने आई, कस के उसे पहले तो थप्पड़ मारा। आखिर उसकी हिम्मत कैसे हुई उसके बेटे को चोट पहुंचाने की? पर तभी वहां लोगों की भीड़ जमा हो गई तो सिसी बोली, तुम्हें लगता है वो सब मैंने किया है? और अगर मैं कहूँ तुम्हारे बच्चे की तबीयत तुम्हारी वजह से बिगड़ रही है? उस सबके सामने सबूत पेश करती है जहाँ शेंग खुद कबूल करता है कि उसकी माँ उसे बहुत टॉर्चर करती है, उसे मारती पीटती है। जिया का तो दिल बैठ गया ये सुनकर। क्या वो सच में इतनी बुरी माँ थी जो खुद के बेटे को ही इतना चोट पहुंचाती थी? सिसी चिल्लाई, तुम मान क्यों नहीं लेती कि तुम एक बुरी मॉम हो जिया, और शेन की जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए चली क्यों नहीं जाती? पर तभी युवान और उसका दोस्त लियो वहां आ जाते हैं। लियो ने पेंडेंट निकाला, कहा, इसी से तुमने शेन को हिप्नोटाइज करके ये सब कहलवाया था ना? सिसी खुद पेंडेंट की वजह से हिप्नोटाइज हो चुकी थी और सब लोगों के सामने खुद कबूल कर देती है कि उसी ने समर कैंप में शेन को चोट पहुंचाई थी और उससे फिर हिप्नोटाइज करके जिया के खिलाफ ये सब कहने को कहा था क्योंकि वो युवान से शादी करना चाहती थी, और इसलिए भी क्योंकि कोल ने उसे ये सब करने के लिए पैसे दिए थे। सिसी को होश आया तो पता चला कि उसकी डॉक्टर की डिग्री उससे छीन ली गई है। फिर बचता है कोल, और इस बार ड्रामे में विलन हीरोइन का नहीं बल्कि हीरो विलन को किडनैप कर लेता है और हमारी हीरोइन उसकी जमकर पिटाई करती है। अब अगर बच्चे को कोई हाथ लगाएगा तो माँ से तो पिटेगा ही ना। क्या बोलती अपनी पब्लिक? जिया थक हार कर वहां से चली गई और युवान अपने आदमियों को ऑर्डर देता है कि उसकी चीखें बंद नहीं होनी चाहिए। इसी तरह 1 साल बीत गया। फाइनली जिया भी एना की तरह फेमस डांसर बन चुकी थी और आज उसे अपना पहला नेशनल अवार्ड मिला था। वो घर आई तो देखा बाप बेटे ने उसके लिए और भी सरप्राइज रखे थे। शेन डांस के लिए अपनी माँ का हाथ मांगता है पर युवान बोला, तुम्हें नहीं लगता फर्स्ट डांस तुम्हें अपने डैडी को देना चाहिए? शेन चला गया मुंह लटकाकर अपने टॉय के साथ डांस करने। जिया और
युवान डांस करने लगे तो जिया ने पूछा, अरे वाह युवी, तुमने डांस करना कब सीखा? युवान बोला, अब मेरी वाइफ डांसर है तो मैं उसे किसी और डांस पार्टनर की खोज में जाने थोड़े दे सकता हूँ। युवान ने फिर उसे जैसे ही किस किया, जिया को याद आया कि आखिर उनकी शादी कैसे हुई थी। और फिर फ्लैशबैक, स्कूल की फेयरवेल पार्टी में युवान को कई सारी लड़कियों ने घेर लिया था। अब क्योंकि वो पढ़ाई में नंबर 1 था, सारी लड़कियां उससे एडवाइस मांगने के बहाने उसके पास आने की कोशिश कर रही थी। युवान ने मैसेज किया जिया को, प्लीज मेरी मदद करो, नहीं तो ये लड़कियां मुझे कच्चा चबा जाएंगी। जिया आई और उन लड़कियों की अच्छी क्लास लेने लगी, उसके बॉयफ्रेंड पर यूं डोरे डालने के लिए। लड़कियां नाराज होकर चली गईं तो युवान बोला, तो फिर मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूँ? जिया बोली, छी, हरगिज नहीं, वो तो मैंने तुम्हारी मदद करने के लिए झूठ बोला था। युवान ने तब पूछा कि उसका फाइनल एग्जाम कैसा रहा। अब जिया पढ़ाई तो करती नहीं थी पर कॉन्फिडेंस से बोली, बहुत अच्छा, मुझे तो सारे आंसर्स अब भी याद हैं। युवान बोला, तो बताओ लास्ट क्वेश्चन का आंसर क्या है? अगर जवाब गलत निकला तो याद रहे तुम्हें मुझसे शादी करनी होगी। जिया बोली, ऑप्शन डी। और हाँ, मेरा जवाब गलत हो ही नहीं सकता। पर सच्चाई तो ये थी कि जिया भी ये जानती थी कि उस सवाल में डी ऑप्शन था ही नहीं, उसके तो बस 2 ही ऑप्शन थे। जिया अब इस बात पर चिढ़ गई कि युवान ने कभी उसे ठीक से प्रपोज ही नहीं किया। युवान बोला, तो अब कर देता हूँ। वो घुटनों के बल बैठा और बोला, जिया, क्या तुम फिर से मुझसे शादी करोगी? शेन बोला, अब हाँ कर भी दो मम्मी, इसी बहाने मैं अपनी मम्मी डैडी की शादी देख पाऊंगा। अब जिया सच में टाइम ट्रैवल करके वहाँ आई थी या उसने अपनी याददाश्त खो दी थी, ये तो हम नहीं जानते। पर इतना तो जान चुके हैं, आप जिससे प्यार करते हैं उन रिश्तों को हमेशा संभाल कर रखना चाहिए। और यही हमारी ये लव स्टोरी खत्म होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।